गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी विषय का टॉपिक फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। पादपों में निषेचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके दौरान फ्लावर के अंदर बनने वाले मेल गेमिट और फीमेल गेमिट इन दोनों का फ्यूजन होता है और मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और यह जाइगोट आगे चलकर सीड के अंदर परिवर्तित होता है। तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फ्यूजन की जो प्रक्रिया है, नर और मादा युग्मकों के संयोग की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम पादपों के अंदर होने वाले निषेचन की प्रक्रिया का या फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स का अध्ययन हम करेंगे। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इस क्लास से पहले हम मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों के परिवर्धन की प्रक्रिया को हम पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से मेल गेमिट का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से फीमेल गेमिट का डेवलपमेंट होता है। तो उससे पहले हम वापस शुरू करते हैं। ये देखिएगा, ये है एक प्लांट के अंदर लगने वाले फ्लावर के स्ट्रक्चर। इस प्लांट के अंदर यह जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है इसका फीमेल पार्ट और यह जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं मेल पार्ट। ये जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन्स बोलते हैं। ये यहाँ पर हमने स्टेमन की कंप्लीट स्ट्रक्चर दी है और इस स्टेमन के अंदर ये फिलामेंट और ये एंथर है और एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो बनती है, ये पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। एंथर जो है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है और ये पोलन ग्रेन जो है आगे परिवर्तित होकर मेल गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट जो है इसके अंदर ये ओवरी है और ओवरी में यहाँ पर बनते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल गेमेट या एग सेल का डेवलपमेंट होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एंथर के अंदर बनने वाले पोलन ग्रेन जिनमें मेल गेमेट मौजूद होते हैं, इनका इस ओवरी के अंदर जो एग सेल बनती है उसके साथ फ्यूजन जो है, इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और एक एक स्टेप को देखेंगे किस प्रकार से यह मेल गेमिट जो है, यह मेल गेमिट फीमेल गेमिट के साथ इसका फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो फ्यूजन ऑफ द मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट्स टू प्रोड्यूस ए जाइगोट, यानी जाइगोट को प्रोड्यूस करने के लिए मेल गेमेट का फीमेल गेमेट के साथ फ्यूजन या नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संयोग जो है ये निषेचन कहलाता है। और जो पोलन ग्रेन बनते हैं उन पोलन ग्रेन में मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है और जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ी थी और हमने देखा था कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक बनता है। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल बनती है और पोलर न्यूक्लियस बनते हैं। तो ये मेल गेमिट और एग सेल, इसका फ्यूजन जो है निषेचन कहलाता है। तो यह निषेचन की प्रक्रिया हम कई स्टेप में हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलिनेशन के उपरांत जो पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल जो है इसकी स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। तो पुष्प के परागकणों का, पोलन ग्रेन्स का, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट पिस्टिल है, स्त्री केसर है, इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचना या स्टिग्मा पर पहुंचना पोलिनेशन या परागण कहलाता है। और जैसे ही कि पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं, वैसे ही इन पोलन ग्रेन्स का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। हमने लास्ट क्लास में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ी थी। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के थ्रू जो कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स होते हैं, उन कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है और जो परागकण कॉम्पेटिबल नहीं है उनका जर्मिनेशन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि परागण की क्रिया के उपरांत बहुत सारे वेराइटी के परागकण जो है, पोलन ग्रेन जो है, इस स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो जो कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स है वो रिसेप्टिव स्टिग्मा पर पहुंचकर उनका जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि पोलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा की सरफेस से जुड़ जाना चाहिए। सामान्यतः स्टिग्मा की सरफेस जो है ये चिपचिपी होती है,
या वेट होती है, जिसे पोलन ग्रेन जो है इसकी सतह से जाकर चिपक जाते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे पिट्यूनिया है, स्ट्रिलीजिया है और जियामेज है, इन सभी प्लांट्स में स्टिग्मा जो है इससे कुछ स्टिकी पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है, एक चिपचिपे पदार्थ का स्रावण किया जाता है, अथवा कुछ ऑयल्स जो है ये स्रावित होते हैं। और ये जो चिपचिपे पदार्थ, ये ऑयल जो है, ये पोलन ग्रेन को स्टिग्मा की सरफेस पर चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। ब्रेसिका प्लांट जो है इसमें स्टिग्मा की सरफेस जो पेपिलाइट होती है, इसके ऊपर पेपिलाज मौजूद होते हैं और पोलन ग्रेन जो इसके साथ जाकर चिपक जाते हैं और ये पेपिला जो है ये मेल्ट होने के बाद एक वैक्सी कोटिंग बनाती है और क्यूटिनेज एंजाइम जो है इस प्रक्रिया में हेल्पफुल होता है। तो ये कंडीशन जो ब्रेसिका में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है ये पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मेटिक पेपिला जो है, पेपिला जो स्टिग्मा के रूप में होता है, स्टिग्मा जो पेपिला के रूप में होता है वहां पर जाकर ये चिपक जाते हैं। कोस्मोस नामक जो प्लांट जो है इसमें स्टिग्मा की सरफेस जो है इसके ऊपर म्यूसिलेज का स्रावण पाया जाता है, म्यूसिलेज के स्ट्रैंड, श्लेष्मा के स्ट्रैंड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से परागकण जो है इस स्टिग्मा के सरफेस पर चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं और जब स्टिग्मा के सरफेस पर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं तो उसके उपरांत जो है इनका जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। अगर जर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो जर्मिनेशन का कुछ भाग तो पोलन ग्रेन के अंदर पहले से ही पूरा हो जाता है। हालांकि इस जर्मिनेशन की प्रक्रिया को हम पहले से पढ़ चुके हैं। ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का केंद्र डिवाइड होकर दो सेल्स बनाता है, जनरेटिव सेल बनाता है, ट्यूब सेल बनाता है और फाइनली ये जो जनरेटिव सेल है ये छोटी होती है, ट्यूब सेल बड़ी होती है। जनरेटिव सेल जो है ये अलग होकर ये ट्यूब सेल के अंदर ही आ जाती है और इस जनरेटिव सेल में डिवीजन होने से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। सामान्यतया पोलन ग्रेन जो है इस सी वाली अवस्था में, जब यहाँ पर ट्यूब सेल बनी होती है और जनरेटिव सेल इसके अंदर मौजूद होती है, इसी अवस्था में पोलन ग्रेन का प्रकीर्णन होता है और ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और स्टिग्मा पर पहुंचने के उपरांत इनका जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। तो जर्मिनेशन प्रारंभ होता है तो पोलन ग्रेन की जो भित्ति होती है, ये भित्ति जो है इस भित्ति के सरफेस पर कुछ पोर उपस्थित होते हैं जिसे हम पोलन पोर्स कहते हैं। इन पोर्स के द्वारा जो है पोलन ग्रेन का अंदर उपस्थित जो द्रव्य है, जो भाग है, यह एक पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है और इसके ट्यूब के अंतिम सिरे पर होता है ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि इस पोलन ट्यूब के मार्ग को प्रशस्त करने का काम करता है। पोलन ट्यूब जो है इसे डायरेक्शन देने का काम करता है, कि ट्यूब न्यूक्लियस करता है और इसके पीछे पीछे दोनों मेल गैमेट्स जो है इसके पीछे होते हैं और फाइनली इस प्रकार जो है पोलन ट्यूब की वृद्धि होती रहती है। पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा को भेदते हुए, स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हुए स्टिग्मा के अंदर प्रवेश कर जाती है और स्टाइल से होकर गुजरती है और इसे रास्ता दिखाने का काम, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी, कि ट्यूब न्यूक्लियस जो है इसके अंतिम सिरे पर मौजूद होता है, इस पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम करता है और इसके पीछे पीछे दोनों मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा एक दूसरे डायग्राम के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन जो था, जब प्रकीर्णन होता है उस समय इसके अंदर जो है ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है और जनरेटिव सेल्स पाई जाती है और फाइनली जर्मिनेशन होने के बाद पोलन ट्यूब का सिरा जो है इस पर ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है और ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स का या स्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। विभिन्न प्लांट्स जो है इसमें जब पोलन का जर्मिनेशन होता है तो सामान्यतया एक से अधिक पोलन का जर्मिनेशन यहाँ पर देखा गया है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और एक ही पोलन ट्यूब बनती है। जैसे कुकुरबिटा पेपो है, इसमें 3 से लेकर 5 तक पोलन ट्यूब बनती है। हिबिस्कस के अंदर 10 से 15 तक बनती है। लेवरेशिया के अंदर 3 से 5 बनती है। मिराबिलिस जलापा के अंदर 30 से भी अधिक, करीब 30 जो है इससे कम पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, बहुत सारी पोलन ट्यूब बनती है। ओइनाथेरा में 40 तक इसका निर्माण हो सकता है, जबकि पेरिटेरिया जो है इसमें 120 से अधिक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस प्रकार हम इस इंडेक्स के द्वारा देख सकते हैं कि कई पोलन ट्यूब जो है इसका फॉर्मेशन जो होता है, लेकिन इन सभी पोलन ट्यूब में से केवल एक पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट तक पहुंचती है और एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश करती है। पोलन ग्रेन जो होते हैं इसमें कई हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। जैसे कुछ एसिड्स होते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेटेज होते हैं, राइबोन्यूक्लियस होते हैं, एस्ट्रेज होते हैं, अमाइलेज होते हैं। ये सभी पोलन ग्रेन की इंटाइन के अंदर उपस्थित होते हैं। पोलन ग्रेन के जो आंतरिक भित्ति होती है, इंटाइन जिसे बोलते हैं, इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और ये पोलन जर्मिनेशन के दौरान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पोलन जर्मिनेशन में सहायक होते हैं, जिससे कि पोलन ट्यूब जो है पोलन ग्रेन की दीवार को पेनिट्रेट करते हुए बाहर आ जाती है। सामान्यतया पोलन ग्रेन जो है तो मोनोसाइफनस होते हैं। मोनोसाइफनस का मतलब होता है एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। मोनो का मतलब एक, साइफनस मतलब नलिका। तो एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन मोनोसाइफनस कहलाती है। लेकिन कुछ फैमिलीज है जैसे कुकुरबिटेसी है, मालवेसी और कैम्पेनुलेसी है, इन फैमिली के अंदर एक पोलन ग्रेन से कई पोलन ट्यूब निकलती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एल्थेरोजिया, इसके अंदर करीब 10 पोलन ट्यूब जो है एक पोलन ग्रेन से निकलती है। और जो मालवा है इसमें करीब 14 पोलन ट्यूब्स जो है एक पोलन ग्रेन से निकलती है। हालांकि इन सभी पोलन ग्रेन्स, इन सभी पोलन ट्यूब्स में से केवल एक पोलन ट्यूब जो है ये एक पोलन ट्यूब जो है ये पहुंचती है एम्ब्रियो स्टेज तक। बाकी जो है डिफरेंट स्टेज में ये डिजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन भी प्लांट्स में पाई जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है ये किस प्रकार से होती है। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होने के पश्चात स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके स्टाइल में प्रवेश करती है या वर्तिका के अंदर प्रवेश करती है, और आगे इसकी जो ग्रोथ होती है वह वर्तिका या स्टाइल के अंदर ही होती है। तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है ये डिपेंड करती है कि स्टाइल की इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। हो सकता है स्टाइल की इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टाइल हो सकता है कि अंदर से खोखली हो सकती है, स्टाइल जो टिश्यूज से भरी हुई हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि स्टाइल की इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, और उसी आधार पर पोलन ट्यूब की जो है ग्रोथ डिपेंड करती है। जैसे कि लिलियम एंड राइब्स, ये प्लांट ऐसे होते हैं इनमें स्टाइल अंदर से होलो होती है, अंदर से खोखली होती है, और इसके अंदर एक म्यूसिलेस पदार्थ जो है ये सिक्रेट होता है जो भरा हुआ होता है, और इसलिए आसानी से पोलन ट्यूब जो है इसकी ग्रोथ जो है ये स्टाइल के अंदर संभव है, क्योंकि अंदर से बिल्कुल खोखली है तो पोलन ट्यूब आसानी से ग्रो कर सकती है और इसे ग्रोथ में हेल्प प्रोवाइड करता है। अंदर उपस्थित म्यूसिलेस पदार्थ इसमें हेल्प करते हैं। लेकिन अधिकांश प्लांट्स में स्टाइल जो है सॉलिड होती है। सॉलिड से मतलब होता है कि अंदर जो है कोशिकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं, सेलुलर टिश्यू उपस्थित होते हैं। अब चूंकि कोशिका उपस्थित होती है तो अब पोलन ट्यूब को इन्हें पेनिट्रेट करते हुए आगे ग्रोथ करना होता है। तो इन कोशिकाओं को पेनिट्रेट करने के लिए पोलन ट्यूब के टिप के ऊपर कुछ एंजाइमों का श्रवण किया जाता है, जैसे कि पेक्टिनेज एंजाइम होता है। पेक्टिनेज एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, जिससे यह स्टाइल की कोशिकाओं को डिसोल्व करते हुए चलता है और पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टाइल जो खोखली नहीं है, यहाँ पर स्टाइल जो सेलुलर है, कोशिकाएं उपस्थित है। इन कोशिकाओं को पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ने के लिए पोलन ट्यूब की सरफेस के द्वारा पेक्टिनेज आदि कुछ टिश्यू डिसोल्विंग एंजाइमों का श्रवण किया जाता है। जबकि ओइनोथेरा, पिटूनिया, डटोरा, ये प्लांट ऐसे है कि ये जो है बीच का रास्ता अपनाते हैं, कि कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये काफी बड़े इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं स्टाइल के अंदर। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए यहाँ पर पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। जबकि फेसियोलस और वल्गेरिस कोक्सिनेसिस जो है, इसके अंदर जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ वेस्कुलर बंडल के साथ साथ होती है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल जो है बिल्कुल सीधे होते हैं, और तो वेस्कुलर बंडल के आसपास जो जगह पाई जाती है उस वेस्कुलर बंडल के साथ उसी जगह के अंदर स्टाइल जो है इसकी ग्रोथ होती है। इस प्रकार पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टाइल में होती है, डिफरेंट पैटर्न्स है जिसके थ्रू इनकी ग्रोथ होती है। तीसरा पॉइंट है फर्टिलाइजेशन का, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, यानी अब जो स्टाइल जो थी इससे गुजरते हुए पोलन ट्यूब फाइनली ओव्यूल के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ओवरी में डिफरेंस पाया जाता है कि कुछ ओवरीज ऐसी होती है जिसके अंदर केवल एक ही ओव्यूल पाया जाता है, लेकिन कुछ ओवरीज ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल, असंख्य ओव्यूल मौजूद होते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सारी पोलन ट्यूब जो है ये ओवरी में पहुंचती है, लेकिन एक ओव्यूल के पास फाइनली एक पोलन ट्यूब पहुंचती है।
और जब ओव्यूल के पास पोलन ट्यूब पहुंच जाती है तो अंतिम स्टेप ये होता है कि अब इस पोलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर प्रवेश करना है। तो ये पोलन ट्यूब ग्रो करते हैं, फाइनली ओव्यूल के पास पहुंच जाती है और ओव्यूल के पास पहुंचने के बाद जब इसके अंदर प्रवेश करती है तो उसे प्रवेश करने के कई रास्ते इसके पास हैं। तो जिसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है पोरोगेमी। पोरोगेमी का मतलब ये होता है कि ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर एक पोर उपस्थित होता है। जितने भी ओव्यूल होते हैं उसमें एक पोर उपस्थित होता है। इस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं। अगर पोलन ट्यूब जो है इस माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है, यानी इस पोर से प्रवेश करती है, तो इसे हम कहते हैं पोरोगेमी कहते हैं। और अधिकांश प्लांट के अंदर, अधिकांश जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स के अंदर सामान्यतया पोरोगेमी पाई जाती है और पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल के रास्ते अंदर ओव्यूल में प्रवेश करती है। सेकंड है तलाजोगेमी। तलाजोगेमी जो है माइक्रोपाइल का जो विपरीत सिरा है उसे हम चलाजा बोलते हैं। तो पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल में प्रवेश करते समय चलाजल एंड से प्रवेश करती है, तो इसे हम चलाजोगेमी कहते हैं। और ऐसी कंडीशन पाई जाती है, बेटुला में पाई जाती है, जुगलान में पाई जाती है, कैजुराइना में पाई जाती है, ऑस्ट्रिया में होती है और टेरोकारिया में होती है। ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर चलाजोगेमी पाई जाती है। तीसरा है मिजोगेमी, जिसे मध्यम मार्ग भी इसे कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब जो है ये माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों स्थानों से प्रवेश न करके उनके बीच में स्थित कहीं उत्तक से प्रवेश करती है। और ये सामान्यतः इंटेगुमेंट्स जो है, ओव्यूल के जो अध्यावरणीय इंटेगुमेंट्स हैं उन्हें पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ऐसी कंडीशन मिजोगेमी कहलाती है। जिसे एल्चिमेला के अंदर, कुकुरबिटा में, पॉपुलस में इस प्रकार की मिजोगेमी वाली कंडीशन पाई जाती है। आगे हम डायग्राम्स के थ्रू इसे वापस देखने का प्रयास करेंगे। पहला है पोरोगेमी। पोरोगेमी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सेक मौजूद है, ये इंटेगुमेंट्स है और ये यहाँ पर ओव्यूल का जो है माइक्रोपाइल एंड मौजूद है जो पोर उपस्थित होता है। पोलन ट्यूब जो है इस पोर से अगर प्रवेश कर रही है तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पोरोगेमी कहलाती है। दूसरे प्रकार की कंडीशन यहाँ पर जिसे मिजोगेमी कह रहे हैं। तो मिजोगेमी जो है ये यहाँ पर माइक्रोपाइल है, तो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते प्रवेश न करके ये जो इंटेगुमेंट्स हैं इन इंटेगुमेंट्स को पेनिट्रेट करते हुए अंदर प्रवेश करती है, तो इसे हम मिजोगेमी कहते हैं। तीसरी कंडीशन है जो कि चलाजोगेमी कहते हैं कि माइक्रोपाइल, यहाँ पर माइक्रोपाइल है, यहाँ से प्रवेश न करके इसके विपरीत सिरे पर चलाजा है, वहां से पोलन ट्यूब जो अंदर की तरफ प्रवेश करती है, तो इसे हम चलाजोगेमी कहते हैं, जो कि पॉपुलस आदि कंडीशन प्लांट्स में पाई जाने वाली कंडीशन है। तो ये कुछ डिफरेंट पैटर्न्स है जिनके थ्रू पोलन ट्यूब जो है ये ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है। अब ओव्यूल में जब प्रवेश कर जाती है तो अंतिम स्टेप बनता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सेक में एंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि ओव्यूल जो है इसका महत्वपूर्ण भाग होता है एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक इसलिए क्योंकि फीमेल गेमिट एग सेल जो है यह एम्ब्रियो सेक के अंदर स्थित होती है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के बीच में फ्यूजन जो है वो इसी एम्ब्रियो सेक के अंदर संपन्न होता है। तो फाइनली जो है पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश करती है। अब बात ये आती है कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर पोरोगेमी के द्वारा, चलाजोगेमी द्वारा, मिजोगेमी के द्वारा प्रवेश करती है। लेकिन ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब चाहे किसी भी रास्ते से प्रवेश करती हो, लेकिन एम्ब्रियो सेक के अंदर उसका प्रवेश सदैव माइक्रोपाइलर रीजन से ही होता है। यानी हो सकता है कि पोलन ट्यूब जो है चलाजा के रास्ते एंट्री हुई है या इंटेगुमेंट्स के रास्ते एंट्री हुई है, लेकिन एम्ब्रियो सेक के अंदर सदैव माइक्रोपाइल के रास्ते प्रवेश करती है। वो जब प्रवेश करती है तो निम्न में से किसी एक रूट को फॉलो कर सकती है। कि सामान्यतः यह है कई प्रकार के रास्ते से प्रवेश करती है। पहला तरीका है यह एक सेल और किसी एक सिनर्जिड के बीच में से प्रवेश करती है। जैसे कि हम जानते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होती है। तो यह किसी एक सेल या किसी एक सिनर्जिड्स के बीच में से प्रवेश करती है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यह एम्ब्रियो सेक की भित्ति और किसी एक सिनर्जिड के बीच में से प्रवेश करती है। तीसरा, यह 2 सिनर्जिड्स जो है दोनों सिनर्जिड्स के बीच में से प्रवेश करती है। और जो अंतिम तरीका है वो ये है
यह किसी एक सिनर्जी को पेनिट्रेट करते हुए डायरेक्टली अंदर प्रवेश करती है। सामान्यतः ये चौथी सिचुएशन जो है ये अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस सिचुएशन में सिनर्जिड खुद पोलन ट्यूब को गाइड करती है, उसे डायरेक्ट करती है, उसे डायरेक्शन दिखाती है, और पोलन ट्यूब जो है सिनर्जिड को पेनिट्रेट करते हुए उसे भेजते हुए जो है अंदर प्रवेश करती है। ये कंडीशन सामान्यतः अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार पोलन ट्यूब जो है ये एम्ब्रियो सेक में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, इसे हम पूरी स्टेप को हमने समराइज किया है। ये पोलन ग्रेन जो है ये पहुंचता है स्टिग्मा के ऊपर। ये स्टाइल है कि यहाँ पर ओवरी है, ओवरी में ये इस प्रकार से अंदर ओव्यूल मौजूद है। तो पोलन ग्रेन जब पहुंचता है, इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। तो इस जर्मिनेशन के दौरान इसके अंदर दोनों स्पर्म सेल्स है, या जिसे मेल गैमेट्स कहते हैं, ये यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये पोलन ट्यूब जो है फाइनली प्रोड्यूस करती है कहाँ पर, ये ओव्यूल के पास पहुंचती है, और ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से पहुंचती है। और फाइनली जब पहुंच जाती है उस समय ये ट्यूब न्यूक्लियस और दोनों मेल गैमेट जो है ये इसके पास यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जब पोलन ट्यूब ओव्यूल के पास इस प्रकार से पहुंच जाती है, उस समय ट्यूब न्यूक्लियस का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब काम रहता है केवल और केवल एक न्यूक्लियस अब काम रहता है केवल और केवल मेल गैमेट का काम रहता है। और यहाँ पर ये पोलन ट्यूब है पेनिट्रेट करते हुए पहुंचती है कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर पहुंचती है। ये यहाँ पर ओव्यूल के स्ट्रक्चर है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये माइक्रोपाइल एंड है, इसकी तरफ यहाँ पर ये एग सेल है, इसके साथ में दो सिनर्जिड मौजूद है। ये बीच में पोलर न्यूक्लियस मौजूद है, और तलाजल एंड के ऊपर या माइक्रोपाइल एंड की विपरीत दिशा में 3 एंटीपोडल सेल्स जो है ये मौजूद होती है। अब होता क्या है, ये ब्लू कलर के मेल गैमेट्स आपको शो हो रहे हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय क्या होता है, एक मेल गैमेट जो है ये ब्लू कलर का मेल गैमेट ये एक सेल के पास आकर फ्यूज हो जाता है। ये किससे फ्यूज होता है, एक सेल से। तो दो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट आ गया है एक सेल के पास, एक सेल से आकर यहाँ पर फ्यूज हो गया है। ये दूसरा ब्लू कलर का स्पर्म न्यूक्लियस है। एक स्पर्म न्यूक्लियस तो एक सेल से फ्यूज हो गया और जाइगोट का निर्माण करते, दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस जो है ये पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। पोलर न्यूक्लियस में पहले से 2 न्यूक्लियस मौजूद है और ये तीसरा न्यूक्लियस पहुंच जाता है। तो इस पोलर न्यूक्लियस में फ्यूज होने से अब यहाँ पर फाइनली 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाते हैं। यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाते हैं, यानी ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गई। यहाँ पर ये जो जाइगोट बनता है इसमें एक न्यूक्लियस है और दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस है, ये डिप्लॉइड कंडीशन यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, हम इसे कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि 2 फर्टिलाइजेशन हुए हैं। 2 फर्टिलाइजेशन, जैसा कि आपने देखा कि एक तो फर्टिलाइजेशन हुआ है एक सेल के साथ और दूसरा हुआ है पोलर न्यूक्लियस के साथ। दोनों मेल गैमेट जो है ये एक सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। तो डबल फर्टिलाइज, इसे 2 फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर क्या होता है कि स्पर्म जो है पोलन ट्यूब में उपस्थित जो स्पर्म्स है या मेल गैमेट है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद एक स्पर्म जो है ये एग सेल से फ्यूज होता है, यानी एक मेल गैमेट जो है ये फीमेल गैमेट या एग सेल से फ्यूज होता है, जिससे जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। दूसरी कंडीशन होती है एक मेल गैमेट या स्पर्म न्यूक्लियस जो है ये 2 पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। 2 यहाँ पर हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इनसे फ्यूज होता है। फलस्वरूप जो है एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, स्ट्रक्चर बनती है, और इसके द्वारा आगे एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो भ्रूण कोश जो है एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो इस प्रकार एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो है पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, और इससे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और एंडोस्पर्म जो है इसके अंदर भोजन संचित होता है, फूड स्टोरेज पाया जाता है, जो कि डेवलपमेंट होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट भी बना है और जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी हुआ है। पूरा इसे डायग्राम के रूप में दे सकते हो कि ये पोलन ट्यूब अंदर प्रवेश करती है, ये दोनों मेल गैमेट है ये अंदर प्रवेश करते हैं, ये ट्यूब न्यूक्लियस है ये अंदर प्रवेश करते हैं। इसे थोड़ा और हमने डिटेल में बनाया है। ये दोनों यहाँ पर दोनों मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है दूसरा मेल, ये दोनों अंदर पहुंचते हैं। एक मेल गैमेट यहाँ पर एक सेल के पास पहुंच गए, दूसरा मेल गैमेट पहुंच गए यहाँ पर इन दोनों पोलर न्यूक्लियस के पास पहुंचते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियस है, दोनों मेल गैमेट इस प्रकार गति होती है। ये एक मेल गैमेट इस प्रकार जाइगोट जो है एक सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करता है जो कि डिप्लॉइड होता है,
और ये एक मेल गैमेट जो है ये प्रवेश कर जाता है कहाँ पर, अंदर जाता है, पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है तो 3 न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर बन जाती है, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने। तो नवाश्चिन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी, जो कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। अगर डबल फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि डबल फर्टिलाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि एग के फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट बनता है और उस जाइगोट के साथ साथ उस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले टिश्यू एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि एंडोस्पर्म पहले बन गया। अगर बाई चांस मान लो एंडोस्पर्म का निर्माण पहले हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, जाइगोट बनता ही नहीं है, तो ये वेस्टेज होता है। क्योंकि अधिकांश पादपों जंतुओं में क्या होता है कि फीमेल सेल जो होती है उसके अंदर पहले से बहुत सारा पोषण पाया जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तो ये पोषण जो इकट्ठा हुआ है ये वेस्ट चला जाता है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि एंडोस्पर्म का निर्माण जो है ये उसी कंडीशन में होना चाहिए जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है, और उसी कंडीशन में एंडोस्पर्म बनता है। क्योंकि एंडोस्पर्म की आवश्यकता तभी होती है जब जाइगोट बनता है, और एंडोस्पर्म के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को डिटेल में देखा है और हमने देखा है कि किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू वेरी मच।